पूरे क्यूब। पूरे क्यूब में से 1/8। 1/8 8 कैसे? समझे आप? कैसे? एक सर कॉर्नर कॉर्नर कॉर्नर, कॉर्नर। 8 कॉर्नर, 8 कॉर्नर होते हैं। वो जिन्होंने 8। आंसर बताया एक्सप्लेन करने दे जरा इनको। ओके, करें जी एक्सप्लेन जी। तो मैंने इसको ऐसे परसीव किया हुआ है कि अगर हमारे पास ऐसे 4 क्यूब्स ऊपर हो और 4 क्यूब्स नीचे, और उनका जो कॉमन सेंटर हो वहां पर अगर चार्ज पड़ा हुआ है, तो जो 8 क्यूब्स हैं उसमें हमारे पास क्यू और एप्सिलॉन नॉट आएगा, तो हर क्यूब में जो कंट्रीब्यूशन आएगी 1/8। ओके गुड। समझ में आई बात कि नहीं समझ में आई? इसको मैं एक्सटेंड करने लगा हूँ, मैं इमेजिन करने लगा हूँ, क्योंकि देखें देखें ना, ये कॉर्नर पे पड़ा हुआ है तो इसका कुछ पोर्शन वैसे ही फ्लक्स बाहर है, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड वैसे ही बाहर की तरफ निकली हुई है। तो मैं इसको इनक्लोज करने के लिए मैं क्या कह लेता हूँ, मैं और क्यूब बनाता हूँ। एक ये क्यूब बनाया मैंने, ठीक है, और फिर मैंने एक ये वाला क्यूब बनाया, हर कॉर्नर से क्यूब बनता जाएगा ना, या ऐसे ही कह रहे हैं। यस, ये क्यूब बनाया, एक ये क्यूब बनाया, ठीक हो गया, ऊपर वाला हिस्सा कवर कर लिया मैंने। अब नीचे वाला क्यूब बनाया, ठीक है, ये मैंने क्यूब बनाए। 8 क्यूब बन गए हैं ये वाले, पीछे भी ऐसे 4 क्यूब होंगे, 4 ऊपर 4 नीचे, 8 क्यूब हैं। अब ये देखिए, ये बिल्कुल इस बड़े से क्यूब के सेंटर में ही पड़ा हुआ है, ठीक हो की बात? अच्छा, अब मुझे ये बताएं कि 8 क्यूब हैं, 8 क्यूब में से हर एक क्यूब में से को कितना कितना पोर्शन मिलेगा फ्लक्स का? 1/8। अब इस क्यूब के लिए टोटल फ्लक्स कितना आ जाएगा? Q/8 एप्सिलॉन नॉट। क्लियर होगी बात? अब मैं एक और सवाल पूछने लगा हूं। यही मेरे पास एक पॉइंट है, यही कॉर्नर है, इधर ही चार्ज पड़ा हुआ है, लेकिन मुझे ये बताएं कि इस सिंगल फेज में, मतलब ये जो ये ऊपर वाला फेज है, अदर देन वो वाला पॉइंट, अदर देन वो वाला एरिया, वो वाला फेज जिसके कॉर्नर पे ये पड़ा हुआ है, फॉर एग्जांपल मैं ये वाला फेज नहीं ले रहा, ये जो सामने वाला है, ये पीछे वाला भी नहीं ले रहा, ये नीचे वाला भी नहीं ले रहा, इनको मैं छोड़ के मैं किसी और 3 फेजेस में कह लेता हूं कि इस फेज में, जो कि ए मैं कह रहा हूं, इसमें इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना है? कोई बताएगा? 1/24। 1/24। गुड। कैसे आया जी? सर ये एडजेसेंट थ्री फेसेस का तो 0 हो जाएगा ना, एंगल 90 डिग्री हो जाएगा बिटवीन यप ई एंड यप यप। बाकी 3 फेसेस का आएगा। बाकी 3 फेसेस का 1/8 आएगा, तो एक का फाइंड करेंगे तो 3 से डिवाइड कर देंगे मीन्स तो के, 24 हाँ, मीन्स के टोटल क्यूब का तो है क्यू और एप्सिलॉन नॉट। अब इसने 3 हिस्सों में डिवाइड होना है। एक ऊपर वाले, इसको मैं कह लेता हूँ, इससे डिनोट करता हूँ, ऊपर वाला ए कह दिया था, इसको मैं बी कह लेता हूँ, और जो पीछे वाला है उसको सी कह लेता हूँ। अब इन तीनों फेसेस में इसने डिवाइड होना है, तो डेफिनेटली इक्वली डिवाइड होगा। सर दोबारा बताएं। 1/3, वन ओवर सर वो थ्री और 1/3। किस रेड वाले की कह रहे हैं? रेड वाले की बात कर रहे हैं हाँ, आप? रेड वाले जिसको ही रेड हम, किया हुआ है रेड उसी वाले, के फेसेस की। जी जी, उसी के फेसेस की। 3 फेसेस में तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स वैसे ही 0 है, क्योंकि उस कॉर्नर पे ही पड़ा हुआ है, तो उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड इसके पैरेलल हो जाएंगी, तो इस इन 3 फेसेस में तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स वैसे ही 0 हो जाएगा। बाकी जो 3 फेसेस हैं, जिसको ए बी सी मेंशन कर रहा हूँ, उसमें इक्वली डिवाइड होगा ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स, जो कि Q/8 एप्सिलॉन नॉट है। तो मैं लिख सकता हूँ फॉर वन फेस आ जाएगा 1/3 Q/8 एप्सिलॉन नॉट, तो ये आ जाएगा Q/24 एप्सिलॉन नॉट। हा हा हा। एक और सवाल करते हैं, उसके बाद आगे चलते हैं जी। मुझे ये बताएं, मुझे ये बताएं, क्या बताएं जी? एक मेरे पास पैरामिड है, इक्वल पैरामिड है, ठीक है, मतलब ऐसा पैरामिड है, और ये सारी इसकी लेंथ जो है ना वो सेम है, एल 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 एल। इसके बिल्कुल सेंटर में एक चार्ज क्यू पड़ा हुआ है। मुझे बताएं कि सिंगल फेज पे कितना इलेक्ट्रिक फ्लक्स आएगा? 1/4 एप्सिलॉन। उप्स, ये मैं नीचे क्यूब बना दे, नीचे क्यूब नहीं है, पैरामिड ही है, 3 कोने बनते हैं उसके। कितना आ जाएगा 1/? एक 3 को लेके नीचे नीचे वाला चौथा हिस्सा नहीं होगा। कितना होगा फिर? 1/4।
1/4 ऐसे ही है ना, 1 2 3 और 4, यस गुड, 1/4। अब देखें ये कोई मुश्किल चीज थी? नो। नो। एक चीज समझ आ जाए तो फिर चीज मुश्किल रहती नहीं है। ओके। अब ठीक है, थोड़ा सा मैं और आपसे पूछ लेता हूँ, वो है, पिरामिड के नीचे तो स्क्वायर नहीं बन रहा। नहीं ऐसा है ना, ऐसा है ना, नीचे तो सर स्क्वायर ही है ना शेप ऊपर। दोबारा कर दें। स्केयर क्यों सर बनेगा शेप भाई? दोबारा बनाए। स्केयर क्यों पिरामिड बनेगा? नीचे से तो फ्लैट होता है और उसके ऊपर 3 साइड्स होती हैं, नहीं 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 नहीं, फोर साइड। नीचे से भी 3 कोने बनेंगे ना। अगर वो ऐसा करके है ना, पिरामिड वो 3 वाला नहीं है ना, ट्रायंगुलर पिरामिड है, 4 कोनों वाला नहीं है। आप जो कह रहे हैं वो 4 कोनों वाला होता है, मीन्स कि वो इस तरह का होता है, ऐसे। और फिर उसके बैक साइड पे भी, अब मैं यहाँ पे ड्रॉ नहीं कर पा रहा। अब ये 3 कोने हैं, 1 2, और पीछे वाला फेस तीसरा, और नीचे वाला फेस चौथा। तो वो तीनों की तीनों जो ट्रायंगल। पिरामिड है बेसिकली ऊपर 4 फेसेस ही होंगे, नीचे पांचवा होगा जो स्क्वायर में होगा। अगर आप ट्रायंगुलर अगर आप पिरामिड, पिरामिड कहते हैं। ट्रायंगुलर पिरामिड देखेंगे तो ट्रायंगुलर पिरामिड 3 वाला ही होता है। मैंने उसकी फोटो, आप इसको गूगल कर लीजिएगा तो उसको कर लेंगे। अच्छा, तो ये बात हो गई। नेक्स्ट हम चलते हैं अगले सेशन की तरफ। ओके हाँ, सर एक और क्वेश्चन था, मुझे ये बताएं, एक चार्ज है क्यू, ठीक है, एक चार्ज है क्यू और वो कंडक्टर है, ये चार्ज जिस पर है वो कंडक्टर है, और दूसरा एक मेरे पास ऑब्जेक्ट है जिस पर 0 चार्ज है। अब मैं अगर इसको टच करता हूं आपस में, टच करने के बाद मैं इसको फिर से अलहदा करता हूं, तो इन दोनों पर चार्ज कितना आ जाएगा? Q/2। कैसे आया क्यूब बाई सेम, टू? तो सेम हो जाएगा। सेम हो जाएगा? इंडक्ट इंडक्शन नहीं हो रही भाई, इंडक्शन तो तब होती है जब उसको टच नहीं करते हो। अब क्यू चार्ज है और 0 चार्ज है, जब आप इसको टच करोगे तो चार्ज इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगा, तो नेट एवरेज चार्ज दोनों पे डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। मतलब कि इस पे तो क्यू चार्ज था, इस पे 0 चार्ज था, Q+0/2 इज इक्वल टू Q/2। तो जब आप टच करने के बाद इसको अलग करोगे तो इस पर भी Q/2 चार्ज होगा और इस पर भी Q/2 चार्ज होगा। बात समझ में आ गई है? अच्छा। सर ये इन केस ऑफ कंडक्टर है ना, इंसुलेटर या तो नहीं ना हाँ, होगा? नहीं नहीं, इंसुलेटर तो फिर वो ट्रांसफर ही नहीं करेगा ना, कंडक्टर के केस में होगा। अच्छा, अब मैं कह लेता हूं एक मजे की बात, मैं कह लेता हूं कि इस पर 5 कॉलम चार्ज है और इस पर 3 कॉलम चार्ज है। अब मैं अगर इनको टच करता हूं, टच करने के बाद इन पर दोनों पे चार्ज कितना आ जाएगा? 4 4। 4 4 सर। 4 4 आ जाएगा। अब मैं एक और यहाँ पे एक चीज ऐड करता हूँ, कि मैं कहता हूँ इसका डिस्टेंस जो है वो कितना है, R है। और अब इस पर फोर्स कितनी निकाल लेते हैं, मैं निकाल लेता हूँ के, क्यू कितना आ जाएगा मेरे पास, 15/r², ठीक है। ये मेरे पास फोर्स आ गई है। अब मैंने टच करने के बाद फोर्स निकालना चाह रहा हूँ, कितनी फोर्स आएगी? डिस्टेंस उतने पे लेके गया हूँ जितना पहले डिस्टेंस था, उतने पे ही टच करने के बाद दोबारा से उतने डिस्टेंस पे ले गया हूँ। अब कितनी फोर्स होगी दोनों के सेम दरमियान? फोर्स होगी। ना करो भैया, सेम फोर्स क्यों होगी? 16 हो जाएगा। यप, 16/r इंक्रीज हो स्क्वायर। गई। क्योंकि 4 4 है ना, अब टच करने के बाद जो दोबारा से उधर रखेंगे, एक पर 4 कॉलम है, दूसरे पे भी 4 कॉलम है, और अब इसकी अगर आप फोर्स निकालोगे तो वो आ जाएगी 16/r²। तो ये एक ट्रैप था जो कि आपने बोला विकास, कि ऐसे लगता है कि भाई चार तो दोनों में सेम ही है, तो फोर्स तो वही रहेगी ना, डिस्टेंस भी वही है, लेकिन नहीं, डिस्ट्रीब्यूशन मैटर कर रही है, क्योंकि प्रोडक्ट आपका मैटर कर रहा है। ठीक है, नेट चार्ज तो दोनों पे सेम ही है, क्योंकि क्यूब 4+4 8 ही आता है, 5+3 8 ही आता है, लेकिन डिस्ट्रीब्यूशन डिफरेंट हो गई है तो प्रोडक्ट डिफरेंट हो जाएगा। ठीक है, तो मैं डेफिनेटली ये सर पूछ यानी सकता हूँ। फोर्स कम हो जाएगी, फोर्स कम अल्लाह हो अकबर, गई है। कम कैसे हुई है? ज्यादा हुई है, 15 से सर कम हुई है। 60। 15। अच्छा ठीक है सर, वो 15 था, वो मुझे लगा 25 लिखा हुआ है आपने, ना ठीक है। करो भाई, 25 कैसे मैं लिखूंगा? अच्छा, तो ये बात समझ में आई है, तो इस तरह के एमसीक्यूज आपको मिलेंगे और ये बड़े मजे मजे के एमसीक्यूज हैं। ठीक है, तो आपने करना ये है कि आपके पास टच करने के बाद जो चार्ज है वो एवरेज चार्ज दोनों पे आ जाता है। ठीक है, अब जरा मुझे मजे की बात बताएं, एक अगर पॉजिटिव चार्ज हो, नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज हो और एक नेगेटिव चार्ज हो, अब क्या होगा टच करने के बाद?
हम्म, सर हमने तो मैग्नीट्यूड को लेना है ना। ओके। सर सेम रहेगी मैग्नीट्यूड। 5 टच करने के बाद न्यूट्रल हो जाएंगे ना। न्यूट्रल हो जाएंगे। तो फिर कहेंगे भाई हम आप में राजी बाजी हो गया, हम आप में ना अट्रैक्ट करेंगे ना रिपेल करेंगे। सर अगर मैग्नीट्यूड सेम ना हो फिर? फिर डेफिनेटली वो ऑब्वियसली आप इसको 6 कर लें, ठीक है, तो आप इसको ऐड करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, या इसको मैं सिंप्लिसिटी के लिए इसको 7 कर लेता हूँ, तो आप इसको करोगे तो अगर -2/2। सेम नहीं होंगे तो वो ऊपर वाला केस ही हो जाएगा। हाँ, फिर -1 आ जाएगा, तो -1 दोनों को डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, तो फिर वो रिपेल करना शुरू कर देंगे। अच्छा, इसका मतलब यही है। मैं वैसे यहाँ पे बड़ी लेमैन एग्जांपल देने लगा हूँ। जैसे एग्जांपल है, अक्सर ये होता है कि जब चीजें दूर दूर होती हैं ना तो बड़ी एक अट्रैक्शन होती है बीच में, ठीक है, लेकिन जो ही आप क्लोज आ जाते हो तो अट्रैक्शन सब फोत हो जाते हैं, ठीक है। तो अगर आप घर से दूर हो तो बड़ी एक अट्रैक्शन सी होती है कि वो आ रहे हैं वो जा रहे हैं, लेकिन जो ही आप परमानेंट घर होते हो तो क्या, तो ये परमानेंट घर ही है भाई, तो वो जो अट्रैक्शन होती है वो आउट हो जाती है। खैर ये लेमन एग्जांपल दिया मैंने इसके लिहाज से, इसको कोई सर वो पर्सनली अच्छा भी नहीं लगता वो बंदा। सर वो बंदा अच्छा भी नहीं लगता फिर। आपने फिर क्लैरिफाई कर ही दिया, चलो खैर। अच्छा जी। इसलिए तो सर एफपीएससी दोबारा ज्वाइन कर रहे हैं। अस्तगफुरुल्लाह, ऐसा मैंने कोई नहीं कहा। मैं अभी तक तो कोई नहीं सोचा उसको ज्वाइन करने का। हाँ, अगर कोई अलॉटमेंट मिलती है, मतलब कि कैंट एरिया में ही अगर कोई हाउस या रेजिडेंस मिल जाता है तो फिर तो शायद मैं करूँ, अदरवाइज नहीं। ओके। मुझे ये बताइए पोटेंशियल क्या होता है लेमैन एग्जांपल में। चार्ज के पावर। ऊपर जो फोर्स। सर लेमैन की पावर। की क्या सेंस में कह सकते, क्या एबिलिटी की चार्ज पे सेंस। जो फोर्स होती है, एबिलिटी। चार्ज पे जो फोर्स होती है। चार्ज को गोला मारे ना, हम मैं वैसे पूछ रहा हूँ, बंदा कहते ना तेरे में पोटेंशियल ही नहीं है, क्या मतलब है इसका। पावर या एनर्जी नहीं है। एबिलिटी। एबिलिटी नहीं है, योर ठीक है, एबिलिटी नहीं है। पावर बोलना फिजिसिस्ट के लिए थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है कि पोटेंशियल को इन अच्छा। टर्म्स ऑफ पावर आप बताओ या किसी और चीज के साथ बताओ। अच्छा, इसका मतलब है एबिलिटी किसी चीज की। अगर पोटेंशियल होगा, या मोर स्पेसिफिकली ये कह सकते हैं अगर पोटेंशियल का डिफरेंस होगा, तो हम उस चीज को जज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, सारे ही एक ही आईक्यू के बंदे हों तो हम उस दोनों का, उन सारों का पोटेंशियल नहीं मतलब जज कर पाएंगे, क्योंकि सारे इक्वल आईक्यू के बंदे हैं। तो किसी को किसी से ना जेलसी होगी, ना ही कोई प्राउड होगा, ना ही कोई मतलब इस तरह की चीजें होंगी, क्योंकि सारे के सारे एक ही इक्विटी पे पड़े होंगे, ठीक है। लेकिन अगर डिफरेंस होगा पोटेंशियल का, तो चीजें लाइक भी बंदा करता है, डिसलाइक भी करता है, जेलसी भी आती है, सारा कुछ आता है। तो ये जो जिंदगी का निज़ाम है ना, वो पोटेंशियल डिफरेंस से ही चल सकता है। इक्वल पोटेंशियल हो जाता, अल्लाह ताला को कोई फर्क नहीं पड़ता था, सारों को अमीर पैदा कर देता, सारों को चिट्टा पैदा कर देता, सारों को गोरा पैदा कर देता, तो वो कर सकता था। लेकिन पोटेंशियल का डिफरेंस ना हो तो फिर ये जो दुनिया का निज़ाम है ये नहीं चलता। मीन्स की एबिलिटी जो परफॉर्म करने की वो डिफरेंस की वजह से ही है। ओके, अभी हम देखो ना, यहाँ पे सारे पढ़ रहे हैं, किस वजह से पढ़ रहे हैं कि भाई हम अपने आप को थोड़ा सा अपर लेवल पे ले जाएं। ओके, ये ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है। Ability of a body to do work in the gravitational field. ओ वाओ, गुड, ठीक है। अब जो पोटेंशियल एनर्जी है, ये वो एनर्जी है जो कि हम ग्रेविटेशनल फील्ड में डिफाइन कर सकते हैं कि एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट में लेके जाने में हमें कितना वर्क करना पड़ता है। फॉर एग्जांपल, मैं ये सरफेस ले लेता हूँ, और मैं ये, क्योंकि आपको पता है पोटेंशियल एनर्जी रेफरेंस से डिपेंड कर रही होती है, तो मैं इस सरफेस ऑफ अर्थ को रेफरेंस ले लेता हूँ, और मैं रेफरेंस पे कहता हूँ कि यहाँ पे जो पोटेंशियल एनर्जी है वो मेरे पास क्या है, 0 है। क्लियर होगी बात। अब मैं जितना इसको ऊपर लेता जाऊंगा तो पोटेंशियल एनर्जी मेरी बढ़ती जाएगी। अगर मैं इसको जस्ट स्केलर ले रहा हूं तो मेरे पास mgh से नियर द सरफेस ऑफ अर्थ मैं बता सकता हूं। इसका मतलब क्या है कि पोटेंशियल एनर्जी नीचे से ऊपर की तरफ बढ़ रही है, ये हाई पे है और ये लो है, ऐसे ही है। लेकिन जो लेकिन जो आपके पास ग्रेविटेशनल फील्ड होगी वो किस तरह, किस डायरेक्शन में होगी, हाई से लो की तरफ, ठीक है, ऊपर से नीचे की तरफ। अब ये ग्रेविटेशनल फील्ड है जिसको हम जी कह सकते हैं फॉर एग्जाम्पल।
अब इसका मतलब यह है कि एक बात तो बड़ी मजे की है कि फील्ड होगी तो उसमें पोटेंशियल या पोटेंशियल एनर्जी डिफाइन हो सकती है, फील्ड नहीं होगी तो उसके अंदर पोटेंशियल और पोटेंशियल एनर्जी डिफाइन नहीं हो सकती। तो कंजर्वेटिव फील्ड के अंदर पोटेंशियल एनर्जी डिफाइन होती है, जैसे कि आपको पता है ग्रेविटेशनल फील्ड भी कंजर्वेटिव फील्ड है और उसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी को हम डिफाइन कर सकते हैं। ओके, अब हम यहाँ पे ये कह सकते हैं कि ये हाई पोटेंशियल है और ये क्या है, लो पोटेंशियल है। तो इसका मतलब है कि हाई से लो पोटेंशियल की तरफ ऑब्जेक्ट जो है वो मूव करेगा अपने आप को स्टेबल करने के लिए। हाँ, अगर मुझे लो से हाई की तरफ लेके जानी है कोई चीज तो मुझे उस पर एक्सटर्नल वर्क करना पड़ेगा। ठीक होगी बात, क्लियर है? अब एक अगला सवाल लड़कियों से है, और वो सवाल है, वैसे लड़कों का भी आजकल शौक है, और वो है ये जी वाला। सर। मरियम बड़ी आगे होके आई हैं। सर अच्छा, लड़कियों की बात हो रही है ना। ओके। अच्छा जी, ये क्या है? बताएं ना अब, पता नहीं। कुछ तो पता होगा। हम्म। सनसेट तो नहीं कैप्चर किया हुआ? नहीं, इसको डिफाइन करें, चलें। डिफाइन दिस पिक्चर अकॉर्डिंग टू योर ओन थॉट्स। A band of red color with changing intensity. हाँ हाँ, वाओ, परफेक्ट, यू हैव अ गुड सेंस ऑफ जजमेंट। एनीवन एल्स? दिलवेज, अंसा, अमना, काजम, प्रवीण? सर नहीं पता। क्यों नहीं पता? अरे भैया, सामने है आपके, एक रेड है यहाँ पे नजर आ रहा, फिर ब्लैक हो रहा है, फिर चिट्टा हो रहा है। तो वी कैन से कि डेफिनेटली, जैसे कि विकास ने, ओके, तो किसी को बोलना चाहते हैं तो बोल रहे हैं, नहीं तो फिर मैं बोलूँ और आगे चलें। वेल, बताएं, आप बता दें। ये मेरे पास यहाँ पे है डार्क फेस, मतलब यहाँ पे कलर जो है बहुत डार्क है, रेड की फॉर्म है, और डार्क होता होता ब्लैक ही हो गया। ठीक है, अब मैं इसको अगर मैं नीचे की तरफ आ रहा हूँ तो आहिस्ता आहिस्ता जो रेड कलर है वो लेस इंटेंस हो रहा है या लाइट होता चला जा रहा है, और यहाँ पे आते आते व्हाइट हो गया। इसका एक नाम है, ग्रेजुअली चेंज को हम क्या कहते हैं, ग्रेडियंट। यू अंडरस्टैंड? ओ सर, डिस्टेंस के लिहाज से चेंज हो रहा है। यप। सही आप ठीक। ऊपर से नीचे आ रहे हो, ठीक है, और नीचे आते हुए आपका कलर ग्रेजुअली चेंज हो रहा है, इसको कहते हैं ग्रेडियंट ऑफ दैट कलर। जस्ट जस्ट सिंपली टाइप ग्रेडियंट ऑफ रेड कलर, तो आपको ये चीज मिल जाएगी। तो इसका यस मतलब है सर। कि ये जो कलर है ये ऊपर से नीचे आहिस्ता आहिस्ता कम हो रहा है। कहने का मकसद क्या है कि ऊपर से नीचे आओगे तो कलर की इंटेंसिटी या कलर की शिद्दत या कलर का कलर फेड होता चला जाएगा। ठीक होगी बात, क्लियर है? सर क्लियर? एक यस। और चीज भी थी। जी। सर जिस डायरेक्शन, मतलब हम डिस्टेंस तो कवर करते हैं ना, एक्स वाई प्लेन की अगर बात करें, जिस मतलब प्लेन, जिस डायरेक्शन में हमारे पास ग्रेजुअली ज्यादा मतलब चेंज आएगा, उसमें ही हम कहते हैं यहाँ पे ग्रेडियंट है। यप, ठीक है, आप जब देखें, देखें, चलें, वैसे यहाँ पे वो ट्रिवियल सी बात थी। अब अगर आप सीधा ऐसे आएंगी तो यू विल सी कि मैक्सिमल मैक्सिमल वे के साथ आप उसको चेंज को अडॉप्ट कर रही हैं, लेकिन अगर आप टेढ़ी आती हैं ऐसे, उतना ही पाथ जी कवर करती हैं, तो आपको नजर आ रहा है कि ये मैक्सिमम ग्रेडियंट नहीं है, मैक्सिमम चेंज नहीं आया, क्योंकि आप इधर से ऐसे आई हैं तो आप बहुत आगे की तरफ और बहुत लाइट की तरफ अप्रोच कर गई हैं। लेकिन अगर आप टेढ़ी आ रही हैं, ठीक है, तो आप, आपके पास वो ग्रेडियंट की वो मैक्सिमम चेंज नहीं आ रहा, ठीक है, कलर का मैक्सिमम चेंज नहीं आ रहा, तो डेफिनेटली वो डायरेक्शन जहां पे मैक्सिमम चेंज आ रहा है वहीं पे ग्रेडियंट होता है। ठीक है, अंडरस्टैंड? ओके, यस। अब मुझे ये बताएं, इधर हाई फील्ड है, इधर हाई है और इधर लो है, तो मुझे ये बताएं ये जो पोटेंशियल है हाई और लो का, ऊपर से नीचे की तरफ क्या हो रहा है, आहिस्ता आहिस्ता
कम हो रहा है। reduce या हम ये कह सकते हैं कि ग्रेडियंट जो है, एक्चुअली ग्रेडियंट होता है लोअर से हाई की तरफ जाना, मतलब ये ग्रेडियंट की डायरेक्शन है, मतलब नीचे से ऊपर की तरफ वो ग्रेडियंट मूव कर रहा है, मतलब कि आहिस्ता आहिस्ता इंटेंस होता चला जा रहा है। तो इसका मतलब है कि जब हम पोटेंशियल की बात करते हैं तो वो भी पोटेंशियल क्या होता है कि नेगेटिव से या लो से हाई की तरफ ग्रेडियंट बनाता है। लो से हाई की तरफ क्या बनाता है? ग्रेडियंट बनाता है, बिल्कुल ऐसे ही जैसे कि इसने बताया लो से हाई की तरफ। मैं इसको उलट यहाँ पे परफॉर्म कर गया कि आप नीचे से ऊपर जाएंगे तो आपके पास सर अगर हम ग्रेविटेशन की बात करें पोटेंशियल तो अगर हम नीचे से ऊपर जाएंगे तो हमारा पोटेंशियल डिक्रीज होगा ना? बढ़ेगा भाई। मैंने ये जीरो लिया हुआ है ना। जब ग्रेव जी। ऊपर जाएंगे तो पोटेंशियल एनर्जी बढ़ेगी, इसीलिए तो किसी ऑब्जेक्ट को ऊपर से छोड़ेंगे तो वो नीचे आके गिरती है ठक। सर नीचे आते हुए फिर डिक्रीज होगा। ऑब्वियसली आप जितना भी सरफेस से ऊपर चले जाते हैं आपकी पोटेंशियल एनर्जी बढ़ती चली जाती है, चाहे आपने रेफरेंस सरफेस ली हो, चाहे आपने रेफरेंस इन्फिनिटी लिया हो। तो दोनों केसेस में आप ऊपर जाते जाओगे तो पोटेंशियल एनर्जी बढ़ती ही है, और एनर्जी बढ़ती है फिर पोटेंशियल भी बढ़ता है। ओके, नेक्स्ट चलते हैं जी। अच्छा जी, हम कर लेते हैं बात इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की। अब वो कहते हैं कि हमारे पास दो प्लेट्स हैं, एक पॉजिटिव प्लेट्स है जिसको हमने बी से डिनोट किया है, एक नेगेटिव प्लेट है जिसको हमने ए से डिनोट किया है। अब मैं क्या कहता हूँ कि एक टेस्ट चार्ज क्यू नॉट है इसके बीच में रखा हुआ, और डेफिनेटली इलेक्ट्रिक फील्ड होगी पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ, ऊपर से नीचे की तरफ। और अगर मैं पॉजिटिव चार्ज को रखता हूँ तो क्या होगा उसके साथ? पॉजिटिव चार्ज के बीच में रखूंगा तो क्या होगा उसके साथ? डाउनवर्ड मूव करेगा इन द डाउनवर्ड मूव डायरेक्शन करे, ऑफ फील्ड। डाउनवर्ड मूव करेगा कि एक्सेलरेट करेगा? एक्सेलरेट करेगा। एक्सलेट। एक्सेलरेटेड मोशन होगा। तो भैया हम तो पढ़ रहे हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक, तो हमें तो एक्सेलरेशन की तो दूर दूर से भिनक भी नहीं पड़नी चाहिए। तो हम क्या करते हैं, हम इस ऑब्जेक्ट को कहते हैं कि भैया तुमने मूव करना है कर लो, आहिस्ता से करो, लेकिन कीपिंग द सिस्टम इन इक्विलिब्रियम। एक्सेलरेटेड मोशन नहीं होना चाहिए, वेरी स्लो यूनिफॉर्म मोशन होना चाहिए, ताकि हम सिस्टम के इक्विलिब्रियम को सस्टेन कर सकें। वो सिस्टम के इक्विलिब्रियम की पहले पहले में मैंने आपको एग्जांपल दी हुई है। सिंपल सी एक शॉर्ट एग्जांपल आपको दे लेता हूँ कि आपके पास ग्लास है पानी का, और मैं यकदम उसको मूव करवाता हूँ, यकदम एक्सेलरेट करवाता हूँ, एक्सेलरेटेड मोशन होता है। तो क्या पानी के जो ग्लास के अंदर पानी है क्या वो बचा रहेगा, क्या गिर जाएगा? जब बचा रहेगा। माशाल्लाह, मैं यकदम नहीं एक्सेलरेट नहीं नहीं करवा रहा नहीं 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 वो एक्सलेट। हूँ। क्या होगा फिर? वो गिर जाएगा। गिर जाएगा। लेकिन अगर उसी को ही मैं आहिस्ता आहिस्ता से ग्लास को मूव करवाता हूँ तो क्या होगा? वो बचा रहेगा। वो बचा रहेगा, मीन्स कि सिस्टम इक्विलिब्रियम में रहने के साथ एक जगह से दूसरी जगह मूव कर सकता है। तो हम मैं क्या करता हूँ कि अगर मुझे इस चार्ज पार्टिकल को लो पोटेंशियल से, मीन्स के ए पॉइंट से बी पॉइंट पे लेके जाना है, तो मुझे कुछ वर्क करना पड़ेगा। और वो वर्क क्या होगा, और वो कैसे करेंगे? सिस्टम को इक्विलिब्रियम में रख के, मीन्स के जो फोर्स यहाँ पे लग रही होगी वो होगी हमारे पास क्यू एप्सिलॉन, क्यू ई के बराबर, क्योंकि डेफिनेटली इलेक्ट्रिक फील्ड ई है। तो ये आपको याद होगा फार्मूला, ई ओवर क्यू नॉट इज इक्वल टू एफ ओवर क्यू नॉट, इधर से एफ आ जाता है क्यू नॉट ई। तो इतनी फोर्स मैं लगाऊंगा ऑपोजिट, और आहिस्ता आहिस्ता से इसको मूव करवा दूंगा ए से बी की तरफ। तो ए से बी की तरफ जाते हुए जो वर्क डन होगा वो मेरे पास होगा ये वाला। ठीक है, मीन्स के मैं कहां से गया हूं, हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल की तरफ गया हूं। तो कितना मेरे पास पोटेंशियल चेंज आया? फाइनल माइनस इनिशियल, वो कितना है? यू वी यू बी माइनस यू ए, जो कि हमारे पास इक्वल टू आ गया वर्क डन कीपिंग द चार्ज इन इक्विलिब्रियम, एंड वी टेक दैट चार्ज फ्रॉम ए पोटेंशियल टू द बी पोटेंशियल। अच्छा, अब पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है, ये एक्चुअली मैं इसको फिर से डिफाइन करता हूँ। ये पोटेंशियल एनर्जी है एट पॉइंट बी, और ये पोटेंशियल एनर्जी है एट पॉइंट ए। पोटेंशियल एनर्जी का चेंज हुआ, और कितना चेंज हुआ? जितना हमने उस पर वर्क किया। अब हम डिफाइन करते हैं पोटेंशियल क्या है। अगर मैं इस चार्ज को टेस्ट चार्ज, यूनिट पॉजिटिव चार्ज कह दूं, तो वो वर्क डन जो यूनिट पॉजिटिव चार्ज को लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल में लेके जाने में लगता है, उसको हम कहते हैं पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन दीज टू पॉइंट्स। ठीक है, तो हम इसको इस तरह से तो यहाँ डिफाइन करते पे चार्ज के ऊपर नेट फोर्स कितनी लग रही है? हैं। इस पर नेट फोर्स जीरो लग रही है। तो इसको सस्पेंड नहीं होना चाहिए? हाँ, कीपिंग द चार्ज इन इक्विलिब्रियम का मतलब है कि हमने इसको फर्स्ट ऑफ ऑल स्टैटिक किया,
जैसे कि हम करते थे ना टर्मिनल वेलोसिटी में। टर्मिनल वेलोसिटी में क्या होता था कि नेट फोर्स जीरो होती थी, लेकिन एक खास स्पीड के साथ वो कांस्टेंट स्पीड के साथ वो सर ऊपर मैं उठता था। बेसिकली वहां पे भी कंफ्यूज ही था और इधर भी कंफ्यूज ही हूँ कि डाउनवर्ड फोर्स क्यों हुई है, उसकी इक्वल अपोजिट फोर्स हम लगा रहे हैं, हम्म। सस्पेंड क्यों नहीं हो रहा? ओके। मतलब ठीक डाउनवर्ड और है। अपवर्ड दोनों फोर्सेस इक्वल हैं, ठीक है। कैंसिल हो जाएंगी और सस्पेंड होना। ठीक है। ठीक है। अब मैं क्या कहता हूँ, डायनामिक डायनामिक इक्विलिब्रियम में। डायनामिक इक्विलिब्रियम में डेफिनेटली क्या होता है कि आप उसको थोड़ा सा पुश करते हो, पुश करने के बाद फिर फोर्स क्या होती है, इक्वल कर देते हो। ठीक है, मतलब आपने फॉर एग्जांपल 0.0001 मीटर पर सेकंड के साथ एक एक्सेलरेट, मतलब इसकी इतनी वेलोसिटी दे दी, और फिर उसके बाद आपने जो फोर्स है वो इसके बराबर इक्वली लगा दी। ठीक है, अब दोनों फोर्सेस कैंसल्ड है, नेट फोर्स पर कोई नहीं है, लेकिन वो एक अपनी ही कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ जो कि आपने उसको पहले दी थी, उसके साथ वो ऊपर की तरफ मूव करता चला जाता है। और बिल्कुल ऐसे ही टर्मिनल वेलोसिटी में भी होता है कि जब तक उसको टर्मिनल वेलोसिटी गेन नहीं होती तब तक वो एक्सेलरेट करता है, लेकिन जो ही टर्मिनल वेलोसिटी गेन हो जाती है, ड्रैग फोर्स ग्रेविटेशनल फोर्स के इक्वल आ जाती है, फिर उसकी वेलोसिटी चेंज नहीं होती, जितनी उसने वेलोसिटी गेन की होती है उसी के साथ वो नीचे की तरफ आना आता रहता है, और फिर नेट फोर्स उस पर कोई नहीं होती, मतलब वो एक्सेलरेटेड नहीं रहता फिर। ठीक है। तो यहाँ पे भी तो इनिशियली नीचे आ रहा है, उसकी इनिशियली डाउनवर्ड वेलोसिटी है, नहीं 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 तो नहीं नहीं, जब और हम नहीं उसके नहीं नहीं ऊपर। नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। इसको सिर्फ इमेजिन करना थोड़ा सा और है। हमने शुरू इधर से किया, ये तो उसने वैसे बताया ना कि अगर मैं यहाँ पे चार्ज रखूंगा तो नीचे की तरफ मूव करेगा। हमने इधर से उसको मूव करना शुरू किया है, क्योंकि हम वर्क डन ले रहे हैं ए पॉइंट से बी पे जाते हुए। तो हमने इधर से उसको मूव करना शुरू किया है, कीपिंग द चार्ज इन इक्विलिब्रियम मींस के वो थोड़ी सी स्पीड देने के बाद उसका इस पे फोर्स इक्वल कर दिया कि अब उसी के साथ ड्यू टू द इनर्शिया वो ऊपर जाता जाए। ठीक है। मतलब सिनेरियो ये नहीं है कि पहले चार्ज नीचे आ रहा नहीं नहीं था, नहीं 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 हाँ, नहीं नहीं, नीचे से ऊपर गया। नीचे से ऊपर हमने भेजा। ये तो उसने वैसे बताया ना कि मैं अगर इसके अंदर चार्ज रखूंगा तो वो फोर्स फील करेगा और नीचे की तरफ जाएगा, और इस नीचे की तरफ जाने को मतलब कितनी फोर्स लगानी पड़ेगी कि सिस्टम इक्विलिब्रियम में रहे, वो उसने बताया कि एफ इजिकल टू क्यू नॉट ई के बराबर लगानी चाहिए पड़ेगी, और वो भी ऑपोजिट, मतलब कि ऊपर की तरफ। ठीक है, तो फिर हमारे पास सिस्टम इक्विलिब्रियम में रहेगा। ठीक है। अच्छा, अब हम क्या कहते हैं कि जो पोटेंशियल होगा वो पर यूनिट चार्ज होगा, मतलब वर्क डन पर यूनिट चार्ज पोटेंशियल डिफरेंस को डिफाइन करेगा। तो ए से बी के दरमियान का जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो है वर्क डन पर यूनिट टेस्ट चार्ज कीपिंग द चार्ज इन इक्विलिब्रियम एंड टेकिंग द चार्ज फ्रॉम ए टू बी। तो मैं इसको डिफाइन कर सकता हूं, वी बी माइनस वी ए इज इक्वल टू डब्ल्यू ए बी ओवर क्यू नॉट। वाओ। अच्छा जी, अब इधर से मैं डिफाइन कर लेता हूं पोटेंशियल एनर्जी। वो क्या होती है जी, डे चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू क्यू इनटू डेल्टा वी, चेंज इन पोटेंशियल डिफरेंस, और डेफिनेटली वो इक्वल टू आएगा वर्क डन के। अच्छा, अब हमने ना इसको डिफाइन इसलिए किया क्योंकि डिफरेंस होगा पोटेंशियल का तो फील्ड बनेगी, पोटेंशियल का डिफरेंस नहीं होगा तो फील्ड बनेगी नहीं। समझ में आई बात? मैं फिर से रिपीट करता हूं, मैंने पॉजिटिव प्लेट ली, मैंने दूसरी भी पॉजिटिव प्लेट ली, पोटेंशियल का डिफरेंस है, नो। फील्ड बनेगी, पीछे में भी हमने पढ़ा है, नो। पोटेंशियल का डिफरेंस होगा तो फील्ड बनेगी। तो यहां पे सिंपल सा उन्होंने लिखा हुआ है, टू डिस्क्राइब द इलेक्ट्रिक फील्ड वो इंट्रोड्यूस द आइडिया ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ठीक है, और बड़ी मजे की बात यह है, इसको मैं आगे जाके एक्सप्रेस करूंगा। पोटेंशियल डिफाइन करने के लिए ना और भी बड़े मजे की सिनारियो है, क्यों भला? इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर क्वांटिटी है, फोर्स वेक्टर क्वांटिटी है, एनर्जी स्केलर क्वांटिटी है, पोटेंशियल स्केलर क्वांटिटी है। स्केलर के साथ डील करना बड़ा ही आसान है एज कंपेयर टू वेक्टर्स। तो हम इसीलिए वेक्टर क्वांटिटीज तो हमने डिफाइन की, जैसे कि फोर्स थी, सॉरी फोर्स थी, तो उसके साथ हमने इलेक्ट्रिक फील्ड को डिफाइन किया कि कितनी फील्ड में कितनी फोर्स फील होती है। अब हमारे पास एनर्जी है, पोटेंशियल एनर्जी है जो कि हम डेल्टा यू से डिनोट कर रहे हैं, उसको डिफाइन करने के लिए कि किस पॉइंट पे कितनी एनर्जी लगती है, उसके लिए हमने पोटेंशियल डिफरेंस भी डिफाइन किया। ठीक है, एनर्जी फोर्स के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड, पोटेंशियल एनर्जी के लिए पोटेंशियल डिफाइन करके तो हम उसको एक्सप्रेस करते हैं। इसकी एग्जांपल में आपको ये चीज क्लियर हो जाएगी। अच्छा जी, अब एक बात क्लियर होगी क्या, कि पॉजिटिव पॉइंट पे पोटेंशियल ज्यादा, यहां पे ज्यादा हाई है, और यहां पे क्या है, लो है।
जहां पे भी आपके पास पॉजिटिव चार्जेस होंगे वहां पे पोटेंशियल हाई होगा, जहां पे नेगेटिव चार्जेस होंगे वहां पे पोटेंशियल लो होगा। अच्छा जी, अब देख लेते हैं अगली बात। और हाँ, अब हमने एक न्यू क्वांटिटी डिफाइन किया तो हम उसको फिर डेफिनेटली उसकी यूनिट भी डिफाइन करेंगे, क्योंकि 1 वोल्ट की इक्वल किसकी आ रहा है, वो आ रहा है वर्क डन पर यूनिट चार्ज, तो आएगा जूल पर कूलम। तो हम पोटेंशियल को डिफाइन करते हैं जूल पर कूलम। और ये है क्या, ये हमारे पास है एक स्केलर क्वांटिटी। ठीक होगी बात। और अगर मैं इसको डेफिनेटली कह दूं कि मेरे पास ये एक ही प्लेट है, दूसरी प्लेट ही कोई नहीं है, या एक ही चार्ज है, दूसरा चार्ज ही कोई नहीं है, तो डेफिनेटली मैं इसको कहता हूँ कि या इसको मैं इन्फिनिटी पे ले जाता हूँ दूसरे वाली प्लेट को, तो मैं डिफरेंस नहीं डिफाइन करूंगा, मैं फिर एक एब्सोल्यूट पोटेंशियल डिफाइन कर दूंगा। वो क्या, कि डेफिनेटली मैं इसको वी बी माइनस वी ए लिखता हूँ इंटू यू बी माइनस यू ए क्यू नॉट। और अगर मैं u को इन्फिनिटी पे ले जाता हूँ जहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी जीरो हो गई है, और जैसे कि हमने ग्रेविटेशनल के केस में किया था, तो वहाँ पे पोटेंशियल भी जीरो हो जाएगा, और यहाँ पे मैं इसको इस तरह से लिख सकता हूँ। और डेफिनेटली मैं सब स्क्रिप्ट को बस हटा दूंगा तो मेरे पास पोटेंशियल ड्यू टू एक सिंगल जो चार्ज होगा या सिंगल शीट ऑफ चार्ज होगी उसको हम डिफाइन कर सकते हैं। इसको हम नेक्स्ट जब देखेंगे तो बड़े इजीली इसको समझ आ जाएगी। अच्छा, अब एक और बड़ी मजे की चीज है, वो क्या है कि इलेक्ट्रिक फील्ड एज अ पोटेंशियल ग्रेडियंट। पोटेंशियल का क्या लो, ग्रेडियंट, तो आपको मिल जाती है इलेक्ट्रिक फील्ड। मजे की बात फिर से बताने लगा हूं, पोटेंशियल का ले लो ग्रेडियंट, तो आपको क्या मिल जाएगी, इलेक्ट्रिक फील्ड। लो भी देख लेते हैं। ये मेरे पास क्या है, एक पॉजिटिव प्लेट है, ये मेरे पास है एक नेगेटिव प्लेट। पोटेंशियल कहां पे हाई है, पॉजिटिव प्लेट पे। पॉजिटिव प्लेट पे। यहाँ पे पोटेंशियल हाई है और यहाँ पे क्या है, लो है। पोटेंशियल जो इंक्रीज हो रहा है कहाँ से कहाँ हो रहा है, हाई से लो, लो से हाई। लो से हाई, ये ऊपर की तरफ पोटेंशियल इंक्रीज हो रहा है। बात क्लियर होगी। अगर मैं इसके दरमियान का डिस्टेंस डी रखता हूं, तो डी डिस्टेंस में नीचे से ऊपर जाते हुए पोटेंशियल मेरा इंक्रीज हो रहा है। ऐसे ही है, मतलब कैसे कह सकते हैं कि पोटेंशियल का ग्रेडियंट बन रहा है। ऐसे ही है ना, जैसे कि मैंने अभी आपको वो रेड बताई थी, नीचे से ऊपर की तरफ कलर इंक्रीज हो रहा था, तो ग्रेडियंट क्या है, नीचे से ऊपर की तरफ ग्रेडियंट बढ़ रहा है। बात क्लियर होगी है। इसी तरह इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भी नीचे से ऊपर की तरफ क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। ऐसे ही है। जी। अब देखो, अगर मैं इसको थोड़ी सी मैथमेटिक्स कर लूं, पोटेंशियल डिफरेंस इसके बराबर होता है, ठीक है। और अगर मैं W की जगह मैं जस्ट ये वैल्यू पुट करूं, और मैं अगर ये करा दूं, चलो करा देता हूं, वैसे इजी है, मेरे दिल से मैं जैसे इसको डिफाइन करता। वर्क डन कितना हो रहा है जी, वर्क डन होता है F.D। एफ हमारे पास कितना है, क्यू ई लगा रहे हैं और साथ डी लगा रहे हैं, और ये चीज मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ क्यू ई डी, और क्यू क्यू से फोर्थ हो जाएगा, या जाएगा माइनस ई डी। और अगर मैं ए बी के दरमियान जो पोटेंशियल का डिफरेंस है उसको मैं डेल वी से लिख दूं, जो कि इस दोनों के दरमियान का डिफरेंस है उसको मैं डेल वी से लिख दूं, और डिवाइडेड बाई डी कर दूं, तो मेरे पास ये चीज़ आ जाती है। ठीक है। और अगर मैं इसको मैथमेटिकली डी की बजाय डेल्टा आर कर दूं, तो मैं लिख सकता हूँ कि ई जो है वो आ रहा है चेंज इन पोटेंशियल विद रिस्पेक्ट टू द डिस्टेंस। ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू द डिस्टेंस। ठीक है। तो ये बता रहा है कि आपके पास जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी वो चेंज इन पोटेंशियल आएगी विद रिस्पेक्ट टू द डिस्टेंस। तो कहने का मकसद क्या है कि जो जो आपके पास पोटेंशियल ग्रेडियंट होगा उसी जगह पे ही आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड भी होगी, लेकिन ऑपोजिट डायरेक्शन में। ठीक है। अब मैं इसको पढ़ता हूं तो यहां पे बड़ी मजे की चीज आ जाएगी। The quantity gives the maximum value of the rate of change of potential with respect to the distance. ठीक है। अच्छा, because the charge has been moved along the field line, along the field line along with the distance delta r between the two plates is minimum. अच्छा, this is known as potential gradient. अब ये definitely gradient बन रहा है. Thus the electric intensity is equal to the negative gradient of the potential. The negative sign indicate that the direction of electric field is along the decreasing potential. कहने का क्या मकसद है कि हम ये कह सकते हैं कि जब भी हम पोटेंशियल का ग्रेडियंट लेंगे वो विल गेट द इलेक्ट्रिक फील्ड इन दैट पॉइंट, नेगेटिव ग्रेडियंट लेंगे। तो मैं इसको मोर स्पेसिफिकली लिख सकता हूं माइनस
डेल ई, सॉरी, माइनस डेल वी इज इक्वल टू, ये वेक्टर ही है, इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये आपने एमएससी में पढ़ा होगा, पोटेंशियल ग्रेडियंट। तो कहने का क्या मकसद है, अगर आप इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का ग्रेडियंट लोगे, यू विल एंड अप विद इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर आप ग्रेविटेशनल पोटेंशियल का ग्रेडियंट लोगे, यू विल एंड अप विद ग्रेविटेशनल फील्ड। ठीक है, तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। अब ये किसी भी ग्रेडियंट की जब बात की जाती है तो हम स्केलर का ग्रेडियंट लेते हैं, और जब स्केलर का ग्रेडियंट लें तो हमें एक वेक्टर क्वांटिटी मिलती है, ये याद रखना हमेशा। ग्रेडियंट, ठीक है, ग्रेडियंट ऑफ ए स्केलर, वो हमें क्या देता है, हमेशा एक वेक्टर क्वांटिटी देता है। ठीक है, और नेगेटिव ग्रेडियंट ऑफ पोटेंशियल हमें, हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड दे रहा होगा एट दैट पॉइंट। ओके, अब हम देख लेते हैं जी पोटेंशियल ड्यू टू द पॉइंट चार्ज कैसे होगा। पॉइंट चार्ज की बात कर लेते हैं। अब पॉइंट चार्ज में मैं कोई और कैलकुलेट नहीं करना चाह रहा, ना कोई करने की जरूरत है, मैं इस एक्सप्रेशन को यहाँ पे डिफाइन करूंगा, ये वाला। ये हमारे पास पोटेंशियल है ड्यू टू द पॉइंट चार्ज और डिस्टेंस पे, क्यू चार्ज की वजह से और डिस्टेंस पे कितना पोटेंशियल है। इसका मतलब क्या है, इसका मकसद क्या है, ये बताता क्या है, अगर मेरे पास कोई क्यू चार्ज यहाँ पड़ा हुआ है और उसके आर डिस्टेंस पे आपने देखना है कि यहाँ पे कितना पोटेंशियल है, तो वो हम उसको डिफाइन कर सकते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू ओवर आर। इसका क्या मतलब है भाई, इसका हम क्या करेंगे, इसका क्या फायदा होगा। इसका वही फायदा है जैसे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड बताती है फायदा। 2 मिनट रह गए हैं, मैं चाह रहा था इसको मैं सेशन को कंप्लीट करूं। क्यू है और इस जगह पे इलेक्ट्रिक फील्ड ई है आर डिस्टेंस पे, ये क्या बताती है मुझे, ये बताएं जरा। अगर क्यू चार्ज है और आर डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड ई है, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड ई क्या बताएगी। कि वहां पे अगर कोई यूनिट पॉजिटिव चार्ज पड़ा हुआ है तो उसके ऊपर कितनी फोर्स अप्लाई होगी। यस, यूनिट पॉजिटिव चार्ज हो या कोई भी चार्ज पड़ा होगा तो उस पर कितनी फोर्स लगाएंगे हम, क्योंकि हम ई को क्यू से, उसी क्यू से मल्टीप्लाई करेंगे जो यहाँ पे होगा, तो वी विल गेट दैट फोर्स। मजे की बात। अब पोटेंशियल क्या बताएगा। हम्म, वहां तक जाने के लिए कितना वर्क करना पड़ेगा। यप, दैट इज द पॉइंट। या हम ये कह सकते हैं कि इन्फिनिटी से यहां तक आने के लिए किसी चार्ज को कितना वर्क करना पड़ेगा। तो मैं ये कह सकता हूँ कि मुझे मुझे पता है, मैं ये सामने ही आपके भी यहाँ पे नजर आ रहा है कि जो एनर्जी है वो इक्वल टू है क्यू वी के साथ। ठीक है, जैसे कि फोर्स है इज इक्वल टू क्यू ई के साथ। ठीक है, जैसे कि हमारे पास यहाँ पे चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ मल्टीप्लाई होकर फोर्स बता रहा होता है, ऐसे ही चार्ज पोटेंशियल के साथ मल्टीप्लाई होकर वहां की एनर्जी बता रहा होता है कि कितनी उसकी अंदर एनर्जी स्टोर हो जाएगी। ठीक है, तो कहने का मकसद क्या है कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बताएगा कि उस पॉइंट पे किसी चार्ज को लाने में कितना वर्क करना पड़ेगा। इज दैट क्लियर। अच्छा, अब मैं यहाँ पे एक क्वेश्चन है जो कि मैं पहले पूछूंगा और फिर आगे चलेंगे, जो कि मैंने यहाँ पे दिया हुआ होगा, और डेफिनेटली वो आपने करना है, किया भी होगा, बल्कि लेस देन 1 मिनट रह गया है। कहाँ गया है। यस, यस, ये